बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईसीएल में नाम जो डाले गए हैं और कौन सा ऐसा मशकूक किरदार है जिसका नाम ईसीएल से निकालने की सिफारिश की गई है। ये वही किरदार है जिसने पीटीआई को अंदर से दीमक की तरह चाटा है। ये भी एक वकील है। ये वही वकील हैं जिनका मैंने वीडियोस में जिक्र किया था पहले, जब पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस था। गौहर अली खान साहब की कॉल के बावजूद ये वकील साहब 9 बजे जिन्हें अदालत में होना चाहिए था, ये नहीं पहुंचे थे और फोन बंद था। इसके बाद दूसरे वकील का मैंने जिक्र किया था लाहौर से, जो एक वकील साहब हैं जो बहुत अपने आप को तर्जमान कहते हैं और खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। आजकल अलीमा खान साहब के राइट साइड पे आपको अक्सर नजर आते हैं, ये वही हैं। उन पर भी यही किरदार, मशकूक किरदार की तरह उन पर उंगलियां उठती हैं कि इलेक्शन से पहले उनके पास एक स्पोर्टेज थी और अब 2 अदद V8 और 4 अदद डाले हैं। उन्होंने भी पीटीआई को कितना अंदर से दीमक की तरह चाटा है। इसके बाद एक और किरदार सामने आए जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत और जिनके बारे में मुराद सईद ने कहा है कि ये तो कौंसलर का इलेक्शन ना जीत सके। खान साहब ने तो इसको इतनी इज्जत दी, लेकिन खान साहब पर इसने जो आज बड़ी वारदात डाली है उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं उस एलामिये से जिसने मुल्क की चूल्हे हिला दी। 6 जजेस का खत जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 2 हेयरिंग करती है। दूसरी हेयरिंग से पहले वजीर आजम साहब वहां पहुंचते हैं, मुलाकात होती है और इंतहाई जो अंदर की बातें हैं वो मशकूक किस्म की सामने आती हैं। 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात जारी रहती है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस इल्जाम लगाते हैं कि इंतजामिया इसमें टांगे अड़ाती है हमारे फैसलों में। उसके सरबरा जनाब वजीर आजम साहब से इज्जत से मुलाकात जलती है, जिस पर काफी एतराजात हो चुके। काफी लोगों ने लीगल पॉइंट्स और आईनी पॉइंट्स उठाए कि वजीर आजम कैसे जाके चीफ जस्टिस साहब से इस तरह मिल सकते हैं और इस तरह की चीज सामने आ सकती है। दूसरी बात जो लोगों ने सबसे ज्यादा एतराज किया वो था हुकूमत की तरफ से कमीशन कायम करने का ऐलान, जिसमें वजीर कानून साहब ने यह कहा कि ये कमीशन जो है वो सिफारिश पर काजी फायज ईसा साहब की तरफ से बन रहा है। काजी साहब माजी में आपको याद होगा जब भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ चीज सामने आती थी तो वो कहते थे मेरे पास सबूत लाओ, नाम लो, हिम्मत है तो बोलो। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब आज से मेरे तो हो गए हैं फेवरेट। मैंने उनसे जो तवक्कुआत लगाई हुई थी वो पूरा उन पर उतरे हैं। माशाल्लाह से इस मुल्क में आइन और कानून की आज से मुकम्मल अमलदारी शुरू हो गई है। उन्होंने अपने जजेस का जो एतराज़ात है उनको दूर करवाने के लिए हुकूमत से कह दिया कि वो कमीशन बनाए। एक रिटायर्ड जज जो है इन हाजिर सर्विस 6 जजेस ने जो रिटन खत लिखा है, जिसमें सबूत लिखे हैं, जिसमें नाम लिखे हैं, उन पर वो तहकीकात करे और इन मुअज़्ज़ज़ जजेस को इंसाफ फराहम करे। वो रिटायर्ड जज जिनके पास जुडिशल पावर्स नहीं होती। हाजिर सर्विस 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जज एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, सबूत फराहम करते हैं कि हमारे कमरों में, बेडरूमों में कैमरे लग चुके हैं, बंदूकों को उठाकर नाजुक अज़ा पर करंट लगाने के वाक़यात पेश आ चुके हैं, रिश्तेदारों को उठाकर टार्चर किया जा रहा है, बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात तक सामने आते हैं, ब्राइब्स के रिश्वत के इल्ज़ामात सामने आते हैं। लेकिन काजी साहब जो इस मुल्क की अदलिया के बाप समझे जाते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को हुकूमत के हवाले कर दिया। जिन पर एतराज उठाया गया था, जिनको उन्होंने कहा था ये कातिल हैं, मकतूल को कहा गया कि जाके कातिल से आप इंसाफ ले लें। तो मेरे काजी साहब ने आज जो रिवायत कायम की है, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। आज हुआ क्या जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के तनाजुर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत होने वाले फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। एग्जेक्टिव की जानिब से जजेस के अदालती कामों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एग्जेक्टिव के सरबराह हैं जनाब इज्जत माब वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब। उनसे दिन आप 1.5 घंटे की मुलाकात करते हैं। मेरे काजी साहब के सामने एग्जेक्टिव का हेड बैठा होता है और कहा जाता है इलामिये में कि एग्जेक्टिव की जानिब से जजेस की अदालती कामों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کے تناظر میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے فل کورٹ اجلاس طلب کیا تھا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوئے۔ فل کورٹ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ملا۔ معاملے کی سنگینی پر اسی دن چیف جسٹس نے اسلام آباد کے 6 ججز کی میٹنگ بلائی۔ ہر جج کے تحفظات کو انفرادی طور پر سنا گیا۔ ان 6 ججز نے سپریم کورٹ کے جتنے سینئر جج ہیں سب کو انڈیویجول خط بھی لکھا۔ اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو پچھلے سال فروری میں خط لکھا، 19 فروری 2023 کو خط لکھا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اب 26 مارچ کو یہ خط منظر عام پر آتا ہے جب قاضی صاحب اور دیگر ججز کے پاس یہ اعتراض پہنچتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد فل کورٹ اجلاس دوبارہ بلایا گیا۔ اجلاس میں ججز کو وزیر اعظم سے ملاقات پر بریف کیا گیا۔ فل کورٹ میٹنگ نے 6 ججز کے خط میں اٹھائے گئے ایشوز پر غور کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی حالات میں عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایگزیکٹوز کی جانب سے ججز کے عدالتی کاموں میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ملاقات میں انکوائری کمیشن تشکیل دینے کے تجویز آئی۔ اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں حاضر سروس 6 ججوں کے اعتراض اور ثبوتوں کو پرکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ کمیشن کی تشکیل کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس اور ملاقات میں شامل سینئر ترین جج کا کہنا تھا، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کہ عدلیہ کی آزادی بنیادی ستون ہے جو قانون کی حکمرانی برقرار رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ وہ آزاد عدلیہ کو یقینی بنانے کے لیے مزید مناسب اقدامات کریں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ وزیر اعظم نے فیض آباد دھرنا کیس کے پیراگراف 53 سے متعلق قانون سازی شروع کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر گزشتہ روز بھی چیف جسٹس نے اجلاس بلایا تھا۔ اجلاس میں یہ باقی کل کی خبر ہے اس کے ساتھ۔ یہ تو ہو گیا وہ معاملہ جس میں ایک ریٹائرڈ جج کو نوکری دینے کا پلان سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ ہے 14 جو کل تعداد ہے نا اس وقت سپریم کورٹ میں 17 جج ہوتے ہیں، 14 جج ہیں، 3 سیٹیں خالی ہیں، تو ابھی سے بحث چلنا شروع ہو گئی ہے 9-5 کی، کہ جو اندر خانے جو بحث ہوئی ہے 9 ججز جو ہیں ذرائع کے مطابق وہ اس حق میں ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے اس پر منوعاً عمل کیا جائے۔ عدلیہ پر دباؤ ہے مخصوص اداروں کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ 5 لوگوں نے اس کی حمایت کیا جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے بیان تو یہ دیا ہے کہ جو مداخلت ہے اسے برداشت نہیں کی جائے گی، عدلیہ کی آزادی کو مقدم جانا جائے گا، اس پر حرف آخر نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو ماضی میں ہر ایک کو کہتے تھے آپ ثبوت لائیں۔ آپ میڈیا میں گفتگو کرتے ہیں تو وہاں ساری چیزیں بولتے ہیں میرے پاس ثبوت لائیں، نام لیں۔ اب قاضی صاحب انہوں نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا، میرے قاضی صاحب، میرے معزز چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب ان 6 ججز نے جن حالات سے انہوں نے فیصلے کیے، عدلیہ کا کام کیا، وہ اب آپ کی کورٹ میں انہوں نے بال پھینک دیا ہے۔ آپ نے وہ بال اٹھا کے اب حکومت کی کورٹ میں پھینک دیا ہے۔ تو دیکھیں مستقبل میں آنے والے دنوں میں کیا کچھ مزید ایکسپوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آج کی ایکسکلوزیو سٹوری کی۔ آج جو تھا سائفر کیس کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں خان صاحب کی جو ضمانت تھی وہ تقریباً ڈیو تھی، وہ بہت قریب معاملہ پہنچ چکا تھا۔ سنیے، سائفر کیس میں سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ کل بھی 1.5 گھنٹہ اپیل سن لیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کل نہیں، پیر کے روز دن 1 بجے سے 4 بجے تک کیس کی سماعت کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کا مخصوص یہ معاملہ ہے۔ اس میں وکیل جو تھے جنہوں نے پیش ہونا تھا وہ تھے جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب یہاں پر پیش نہیں ہوتے، انہیں پتا تھا کتنا اہم کیس ہے۔ اس کیس میں اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی اس مشکل کیس میں ضمانت ہو جائے گی۔ معاملہ تقریباً حتمی سائیڈ پہ پہنچ چکا ہے، یہ یہاں پر پیش نہیں ہوتے، وہ چلے جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے وکیل صاحب یہاں نہیں آئے، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جناب پہلے بابر اعوان صاحب،
बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये दोनों पेश नहीं होते पेशावर हाई कोर्ट में जब मखसूस नशिस्तों का केस होता है। उसके बाद जनाब हामिद अली खान साहब की तरफ उंगलियां उठती हैं कि उन्होंने टिकट गलत लोगों को दिया, जिनमें 2 केसेस सामने आते हैं, इम्तियाज आलम साहब का और जेएलएम से मुस्तफा कदवाल साहब का। बल्ला छीनने के काम में भी तकरीबन जो है वो कहते हैं कि ये अगर सही काम करते हामिद खान साहब तो बल्ला ना छीना जाता। हामिद खान साहब ने जब मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अदालती बुनचाल आया, 6 जजेस की तरफ से खत आया, तो मीडिया टाक मुबैना तौर पर कहते हैं कि इन्होंने मना कर दी कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टाक ना करें, G8 में जाके करें। उसके बाद हर अहम केस में पीटीआई के वकला जो हैं वो गायब हो जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर तफसीली फैसला आने के 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रजू नहीं किया। पीटीआई के वकला ने इमरान खान के केस जैसे फॉलो किए, वो आप सब जानते हैं। अगर इनको सही परसू किया जाए तो कितनी जल्दी इमरान खान जेल से बाहर होंगे। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मैंडेट चोरी का है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक मुंतज़र है। सलमान अकरम राजा साहब जो बहुत जय्यद किस्म के वकील हैं, ऐलान करते हैं कि शेर अफजल मरवत जो पटिशन लेके गए हैं वो उनकी ज़ाती हैसियत से, पीटीआई जो है अपनी पटिशन लाएगी। अभी भी दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट मुंतज़र है, पटिशन दायर नहीं की जाती। इमरान खान के केसेस में पेश होने वाले वकला अदालत के बजाय अडयाला चले जाते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेशावर हाई कोर्ट के बजाय अडयाला चले जाते हैं। बाबर अवान साहब फ़ोन बंद कर देते हैं। उसका इनाम क्या मिलता है बाबर अवान साहब को? आज जो है ECL पर मुशावरत होती है और कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे समी इब्राहिम साहब का और इमरान रियाज साहब का नाम सामने आ जाता है कि इनके नाम ECL में डाल दें, ये बाहर ना जाने पाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर बाबर अवान साहब का नाम जो है उसको निकालने की सिफारिश आ जाती है। कैसे जी? विफाकी कबीना ने 24 नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दे दी। विफाकी कबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी और 24 नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई। वफाकी कबीना ने ज़ैली कमेटी बराए ECL की सिफारिशात की रोशनी में मंजूरी दी है। इसके अलावा पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई है। बाबर अवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादा ट्रस्ट केस के बाद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये है पीटीआई के जय्यद किस्म के वकला, जिनकी तरफ इमरान खान माजी में भी इशारतन बात कर चुके हैं कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको काफ़ी शिकायत है। लेकिन अब मामला लीगल पॉइंट्स पर भी आ गया है कि लीगल मामलात में पीटीआई के वकला क्या कर रहे हैं। अगर सलमान सफदर साहब और सलमान अकरम राजा साहब इतने शानदार वकील ना हो तो इमरान खान के केसेस में ये जो कामयाबी की तरफ या रिहाई की तरफ, बरीयत की तरफ मामलात बढ़ रहे हैं, ये भी ना हो। अगर सरदार लतीफ़ खोसा साहब जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि सरदार साहब आप केस आईनी और कानूनी मामलात पर लड़े, ना कि सियासी बुनियादों पर। हर मामले को आइन और कानून के मुताबिक लड़ने की बजाय सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो है उसको सियासी केस बनाने की कोशिश करते हैं। ये पीटीआई का अंदर जो चलने वाली चीज़ें हैं, जो मुझे कुछ चीज़ें पॉइंट आउट हुई, नज़र आई, मैंने आप तक पहुंचा दी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।